हेलो स्टूडेंट्स, जमात 8 में आज हम पढ़ेंगे कबायली ज़ातों की सरगर्मियाँ। तो जो चंद कबायली गुरु थे, रात इकट्ठा करके अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। कबायली लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे? हाँ, तो ये लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी गुजारते थे खुराक को इकट्ठा कर कर। खास ध्यान रखना, कबायली लोग ग़िज़ा जो है वो इकट्ठा करते थे। याद रहेगा? ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा तो ध्यान से सुनना है। कबायली ज़ात के लोग मवेशी परवरी से भी मंसूब थे। मतलब ये जो कबीले के लोग थे, ठीक है, वो लोग मवेशी जानवरों को भी पालते थे। मौसम के मुताबिक वो भेड़ बकरियां गाय भैंस का रेवड़ लेकर हिजरत करते हुए उड़ीसा के जंगलों में क़ियाम करते। देखो, कुछ कबायली लोग थे, ये ग़िज़ा तो इकट्ठा करते ही थे, ये मवेशियों को भी पालते थे और मान लो जिस तरह का मौसम हो उस तरह वो अपनी भेड़ बकरियां या गाय भैंस को लेकर उनका जो पूरा रेवड़ होता था, जो ग्रुप होता था, गाय भैंस बकरियां जो पालते थे, हमने पढ़ा है मवेशी पालन, तो ये हिजरत करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे कि मान लो गर्मी के दिन है और वो जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ पानी दस्तयाब नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? जहाँ पर पानी, नदी के किनारे जाएंगे जहाँ पर उन्हें पानी मिले। ठीक है, इसी तरह अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, जैसे कश्मीर के अंदर, तो अगर ठंडी की सीज़न आएगी तो ठंडी की सीज़न में कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ से हिजरत करके दूसरी जगह आएंगे। ठीक है, खोंड मजमा के लोग टोलियां बनाकर गुरु में शिकार करते। उसी तरह जंगलों में से फल, ज़मीन में से जो कंद निकलता है जैसे आलू वगैरह हो गया, और इसी तरह दूसरी दवाएं हैं और जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करते थे। ये जो खोंड मजमुआ के लोग थे, ये क्या करते थे? ग्रुप में रहते थे, शिकार करते थे, जंगलों में से फल इकट्ठा करते थे, ज़मीन में से वो कंद मूल निकालते थे, ठीक है, और अद्वियात जंगलों में से दवाएं वगैरह और जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करते थे। जंगलों में से हासिल करदा इन चीज़ों को आपस में यकसा तौर पर तकसीम करते थे। देखो, अभी हमने पढ़ा कि ये टोलियां बनाकर रहते थे, तो जाहिर सी बात है जब एक साथ शिकार करते थे, एक साथ दवाएं वगैरह इकट्ठा करते थे, जड़ी बूटी इकट्ठा करते थे, तो जितनी भी इनको जमा हुआ है, जितना भी साजो सामान जमा हुआ है, ये बाद में यकसा तौर पर जो है तकसीम कर लेते थे। ठीक है, और फिर उन्हें मुकामी बाज़ारों में यानी अपने घर के आसपास जो है उसको बेचते थे। ठीक है, याद रहेगा? हाँ के ना? इसके अलावा वो कपड़ा रंगने और चमड़ा रंगने के लिए कौसुंबी और पलाश के फूल का कारीगरों को फ़रोख्त करते थे। ठीक है, खास ध्यान रखना, ये जो कबायली लोग थे, ठीक है, ये शिकार तो करते ही थे, इकट्ठा तो रहते ही थे, मवेशी पालन तो करते ही थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह मौसम के हिसाब से हिजरत तो करते ही थे, लेकिन ये लोग एक और काम करते थे। यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, कपड़ा रंगने और चमड़ा रंगने के लिए जो कौसुंबी और पलाश के फूल, तो पुराने ज़माने में कौसुंबी और पलाश नाम के जो फूल होते थे, वो भी ये जो है कारीगरों को बेच देते थे, जिससे इनको कुछ आमदनी होती थी। इस दौर में मुल्क की आदिवासी गुरु 2 किस्म के खेती से जुड़े हुए थे। ठीक है, खास ध्यान रखना, जो आदिवासी थे उस वक्त के, ये 2 तरह की खेती से जुड़े हुए थे। पहली कौन सी खेती थी? मुंतकिल खेती। और दूसरी कौन सी? मुस्तकिल खेती। अब बोलोगे सर ये मुंतकिल खेती क्या है और मुस्तकिल खेती क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। ठीक है, तो ख़ास ध्यान रखना, मुंतकिल खेती क्या है और दूसरा मुस्तकिल खेती क्या है, मैं जब बताऊं तब। ठीक है, हाँ। चंद आदिवासी गुरु सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़े इसके लिए जंगलों में दरख्तों को निस्फ हिस्से से काटकर ज़मीनी घास को काटकर खेती के लिए ज़मीन को साफ करते। देखो, ये जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, ये जो आदिवासी जो लोग थे,
तो ये जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, ये या तो हम कह सकते हैं कि कौन से लोग भाई, कबायली लोग, ठीक है। तो ये जंगलों के अंदर, जंगलों के आसपास रहते थे। अब घने जंगल होते थे तो ये क्या करते थे, खेती करते थे। अब जंगलों में तो घने झाड़ होते थे बड़े बड़े, जिससे ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती नहीं थी। तो ये क्या करते थे, बोलो, जंगलों के एकदम दरमियान में बीच में से दरख्तों को काट डालते थे। दरख्त कट गए, अब वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। ज़मीन पे जो घास वगैरह है उसको भी काट के ज़मीन को साफ़ करते, ठीक है। और जो ज़मीन पर से घास वगैरह जो निकली है और जो दरख्त को इन्होंने काटा है उन्हें जला देते थे, ठीक है, सुलगा देते थे, और उनकी जो राख है इस पर ज़मीन पर फैलाते। अब तुमको सवाल होगा कि सर ये कबायली लोग जो हैं ये जंगल के अंदर घने दरख्तों को काट डालते थे जिससे सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़े, और फिर ज़मीन के ऊपर जो ये छोटी छोटी घास है इनको भी ये क्या करते थे, साफ़ कर डालते थे, और फिर जितना भी कचरा जमा हुआ है इनको ये लोग क्या करते थे बताओ, आग लगा देते थे, जला देते थे। और जलाने के बाद जो राख बचती थी क्या करते थे, वो इनको ज़मीन के ऊपर फैला देते थे, ज़मीन के ऊपर फैला देते थे, ठीक है। ऐसा क्यों करते होंगे, तो उसका जवाब यहाँ दिया है कि जो राख जो है, जो घास को जलाकर और जो दरख्तों को काटकर जो राख बनी है, इसमें पोटाश नाम का एक पदार्थ होता है, एक चीज़ होती है, ठीक है। ये पोटाश जो है ज़मीन को जरखेज़ बनाता है, फलद्रुप बनाता है, फर्टिलाइज्ड बनाता है, जिसमें पैदावार जो है अच्छी होती है। एक मर्तबा फसल उगाने के बाद वो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है, समझ गए। ज़मीन पर खेती की, ठीक है, सॉरी, ज़मीन है, झाड़ है, घने जंगल है, झाड़ को काटा, ज़मीन में से घास काटी, जितना कचरा हुआ उसको जला दिया, राख को ज़मीन पर फैला दिया। वो राख को ज़मीन पर इसलिए फैलाया क्योंकि उसमें पोटाश नाम की चीज़ होती है जो ज़मीन को जरखेज़ बनाती है, जिससे फसल अच्छी उगेगी। फसल उग गई, फसल को इन्होंने काट लिया। अब वो जो है आगे बढ़ेंगे, जंगल के अंदर आगे बढ़ेंगे, दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते थे। तो इस तरह की जो खेती होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसे कहते हैं मुंतकिल खेती। कौन सी खेती भाई, मुंतकिल खेती, याद रहेगा। तो वो खेती जिसके अंदर किसान जो है एक जगह फसल उगाने के बाद उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं, आगे खेती करते जाते हैं, उसे मुंतकिल खेती कहते हैं। खास ध्यान रखना है भाई, बार बार जो है तुम्हें घर जाकर पढ़ना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, अपनी मस्ती में मस्त है, ख्यालों में खोए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो ध्यान से सुनोगे घर तो मज़ा आएगा, फिर घर जाकर जब पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें तो सर ने समझाई हुई हैं। 19वीं सदी से कब्ल कई कबायली ज़ातों के लोग मुस्तकिल खेती करने लगे थे। अभी हमने पढ़ा मुंतकिल खेती, जिसमें ये जो कबायली लोग हैं एक जगह खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इधर खेती करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर आगे खेती करते हैं, ठीक है। लेकिन 19वीं सदी से पहले कुछ कबायली लोग जो थे वो क्या करने लगे थे, हाँ, वो करने लगे थे मुस्तकिल खेती। सर अभी मुंतकिल खेती हमने માંડ सीखा है, अब ये मुस्तकिल खेती का फंडा क्या है, चलो समझा देता हूँ, ठीक है। वो जगह कि जहाँ पर किसान ने खेती की है, ठीक है, क्या किया है भाई, खेती की है, उसी जगह पर बार बार खेती करें, मतलब कि दूसरी जगह मुंतकिल ना हो जावे, दूसरी जगह मुंतकिल ना हो जावे, तो हम उसे क्या कहेंगे भाई, मुस्तकिल खेती। मुंतकिल खेती, एक बार खेती की फिर आगे बढ़ गए, दूसरी ज़मीन पर खेती की। मुस्तकिल खेती क्या होती है, एक बार जहाँ खेती की बार बार उसी जगह खेती करें। अब जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान बार बार एक ही जगह पर खेती करेगा, ठीक है, तो उससे उसको उस ज़मीन का इख्तियार मिलेगा, उसको ऐसा लगेगा ये ज़मीन मेरी है, ठीक है, क्योंकि मैं बरसों से जो है यहाँ पर खेती करते आ रहा हूँ, ठीक है।
तो बोलोगे सर ये कबीले, देखो अलग अलग कबीले, भारत के अंदर हज़ारों कबीले अलग अलग थे और हर कबीले की खुसूसियात जो है अलग अलग थी। ज़रूरी नहीं कि हर जगह सेम होता हो, ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो कबीले थे जो मुस्तकिल खेती करने लगे थे, कल हमने पढ़ा था छोटा नागपुर के मुंडा, कल हमने पढ़ा था ना, ठीक है। घर जाकर जिसने पढ़ा होगा उसे याद होगा। छोटा नागपुर के जो मुंडा थे, उसी तरह गोंड जाति लोग और जो संथाल थे, ये लोग इसी तरह की खेती करते थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये लोग खेती करते थे, शिकार करते थे, मवेशी पालन करते थे, जंगलों के अंदर से फल फ्रूट लाते थे, अद्वियात लाते थे, जड़ी बूटियाँ लाते थे और फिर उनको बाज़ारों में बेचते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये जंगलों में रहते थे तो अंग्रेज़ों का इनके इतना ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब ये तरक्की पजीर होने लगे, ये तरक्की पाने लगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये कबायली ज़ातों की तरक्की पर ख़तरा महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? ख़तरा, कि यहाँ ये हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं, ठीक है। तो इससे इन्होंने क्या किया, ये जितनी भी कबायली ज़ातें थी, ठीक है, इनको, इनके मजमुओं को, के मुखियों को इकट्ठा किया, ठीक है। और उनके जो इख्तियारात थे, जो उनको हक दिए गए थे, ठीक है, उसमें इन्होंने कटौती कर दी। क्या कर दिया भाई? कटौती कर दी। यानी कि जो राइट्स थे, जो हक दिए थे, किसको? जो ये कबायली ज़ातों के हेड होते थे, जो मुखिया होते थे, उनमें कटौती कर दी। इन मुखियों को कंपनी के उसूलों के इत्तिबा करनी पड़ती। कंपनी के जो नियम थे, जो उसूल थे, जो कायदे कानून थे, वो मुखियों को क्या करना पड़ता था भाई? मानना पड़ता था, उनकी इत्तिबा करनी पड़ती थी, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर वगैरह होवे, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो मुखिया होते थे उन्हें नजराने देने पड़ते थे, गिफ्ट वगैरह देनी पड़ती थी। इस तरह उनकी आज़ादी छीन गई। तो तुम एग्ज़ाम में अगर पूछावे कि भाई ये जो कबायली लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, इनकी जो आज़ादी है वो अंग्रेज़ों ने किस तरह छीन ली, तो मुखियों के ऊपर कटौती की, उनके कंट्रोल में किया, उनको कंपनी के उसूलों को मानने के लिए कहा, और यहाँ तक के यूँ भी कहा कि हमें नजराने भी देने पड़ेंगे, गिफ्ट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अंग्रेज़ जो हैं इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि कबायली ज़ातें एक जगह पर रहकर खेती करें और कंपनी की आमदनी का ज़रिया बने। देखो अभी हमने पढ़ा कि खेती दो तरह की होती थी, एक होती थी मुस्तकिल और एक होती थी मुंतकिल। कबायली लोग मुंतकिल खेती करते थे, एक जगह खेती की फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरी जगह खेती की फिर आगे बढ़ गए, तो इन पर कंट्रोल रख पाना जो है वो मुश्किल था अंग्रेज़ों के लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कबायली ज़ात के मजमुओं को कहा कि भाई आप एक ही जगह पर रहकर खेती करेंगे। क्या करेंगे? एक ही जगह पर रहकर खेती करेंगे, ठीक है। और इनके लिए नए कानून भी बनाए, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब हम पर कानून नाफिज हो जाएंगे, मतलब हमको कंट्रोल में रहने के लिए कहा जाएगा, जो कबायली ज़ात जो पहले आज़ाद थे अब उन पर कंट्रोल आ गया, ठीक है, तो इन लोगों ने एहतिजाज किया, इसका विरोध किया, ठीक है। क्या किया भाई? एहतिजाज किया, विरोध किया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी बुक के अंदर ये जो येलो कलर का ये जो बना हुआ है, इसमें देख सकते हो कि आदिवासियों ने कौन कौन से बगावतें कौन कौन से विरोध किए। तो ईस्वी सन 1831-32 में कोल नाम के जो आदिवासी थे उन्होंने बगावत की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। 1855 के अंदर संथाल जो जाति के लोग थे उन्होंने भी बगावत की थी। इसी तरह 1910 के अंदर छत्तीसगढ़ के बसीर में बगावतें हुई, ठीक है। और 1940 में महाराष्ट्र में वारली लोगों ने भी बगावत की थी। देखो ये भी एक जो है आदिवासी है, कबायली लोग हैं, वारली, ठीक है। तो वारली लोग जो हैं वो चित्रकला में बहुत ज़्यादा फेमस थे। घर पर जाकर तुम्हें YouTube पे सर्च करना है वारली आर्ट। क्या सर्च करोगे भाई? वारली आर्ट, ठीक है। वारली आर्ट की खुसूसियत ये है कि इसमें
अलग अलग तरह के ये गोल है, फिर ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और अलग अलग लाइनों का इस्तेमाल करके ये लोग जो है चित्रकला करते थे। तो जब अंग्रेज़ों ने ये जो आदिवासी थे या तो कबायली ज़ातें थी, इनके ऊपर जो विरोध कर यानी इनके ऊपर जो कंट्रोल किया, इनकी आज़ादी को छीना, तो इन लोगों ने भी कुछ बगावतें की, एहतजाज किया, विरोध किया, प्रोटेस्ट किए। उसमें यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जानकारी हमको दी हुई है, चलिए देख लेते हैं। कोया तहरीक ईस्वी सन 1879 के दरमियान हालिया आंध्र प्रदेश में गोदावरी इलाके में कोया बगावत होती थी। कोया बगावत हुई थी। ठीक है, तो ये कोया नाम की जो तहरीक हुई थी, बगावत हुई थी, एहतजाज हुआ था, या तो हम क्या कह ले में भाई बताओ, विरोध, प्रोटेस्ट हुआ था, ये आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो उड़ीसा के कूलपुर और मालकिनगिरी ज़िले में भी इस बगावत के असरात हुए थे। यानी ये जो बगावत हुई थी आंध्र प्रदेश में, तो इसका असर उड़ीसा में भी देखने को मिला था। कोया कबायली ज़ात के मजमे के नेता कोंडा डोरा थे। कौन थे भाई? कोंडा डोरा। ये तहरीक आदिवासियों के जंगल पर के रिवायती हुकूक के सिलसिले में थी। प्रोटेस्ट क्यों थी? कि भाई जो हम आदिवासी हैं, जंगल पर हमारा हक है, उसके सिलसिले में थी। कोया ज़ात के लोग बिरसा मुंडा के मानिंद ही कोंडा डोरा के मालकिनगिरी के राजा के तौर पर इज्जत अफजाई करते हैं। देखो, अभी हम बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक राजा है कोंडा डोरा। ठीक है, हाँ, तो आदिवासी जो थे वो अपनों ने इन लोगों को मुखिया बनाया था। कोंडा डोरा को जो है मुखिया बनाया था और उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे। और वो चाहते थे कि जो जंगल है, ठीक है, जंगल है, उस पर हमारा मालिकाना हक बना रहे, आदिवासियों का, सरकार जो है हम पर कंट्रोल ना करे। ठीक है, अच्छा, पुलिस के हमरा तसादुम में उनकी मौत वाक़े होने पर यह तहरीक ज़वाल पजीर हुई। ठीक है, अब पुलिस के जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस से कुछ झड़प हुई, उसके अंदर इनकी मौत हो गई थी, जिससे ये जो कोया तहरीक थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेंगे ऊल गलान तहरीक और बिरसा मुंडा। ऊल गलान तहरीक और चलो अब हम इसी तरह एक और जो है इंसान के बारे में जानते हैं, जो एक ये कबायली लोगों का नेता था। इसमें नाम आता है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा की पैदाइश 15 नवंबर 1875 में हुई थी। ठीक है, बिरसा मुंडा की पैदाइश 15 नवंबर 1875 में हुई थी, 15 नवंबर को। इसके वालिद का नाम सुगना मुंडा और वालिदा का नाम कर्मी मुंडा इना था। ठीक है, वालिद का नाम क्या था भाई बिरसा मुंडा के? बोलो, सुगना मुंडा। और वालिदा का नाम क्या था? कर्मी मुंडाइना। बिरसा का बचपन जो है वो गुजरा था भेड़ बकरियां चराने में, बांसुरी बजाने में और अखाड़े के खेलों में। ठीक है, देखो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि बिरसा मुंडा की पैदाइश कब हुई थी, तो 15 नवंबर 1875 में हुई थी। माँ का नाम क्या था भाई? हाँ, कर्मी मुंडाइना। बाप का नाम, वालिद का नाम, हाँ, सुगना मुंडा था। ठीक है, बचपन में ये भी भेड़ बकरियां चराते थे, बांसुरी बजाते थे और अखाड़े के खेलों में जो है ये अपना वक्त गुजारते थे। ठीक है, कुंबे की मुफलिसी की वजह से बिरसा मुंडा का बचपन वालिद के हमरा मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने में गुजरा था। देखो भाई, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। इनका जो गुरु था, इनकी जो कबीला था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुफलिसी थी, गरीबी थी, जिसकी वजह से ये कोई
बचपन में जो है वालिद के साथ मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते थे। हालांकि बिरसा ने मुकामी मुशजी स्कूलों में तालीम हासिल की थी, मिशनरी स्कूलों में तालीम हासिल की थी। ठीक है, बिरसा ने जो है वो जो मिशनरी स्कूलें होती थी, ठीक है, क्रिश्चियनों की, उसके अंदर तालीम हासिल की थी बिरसा मुंडा ने। उसने बचपन में मुंडा लोगों दीकू यानी जो बाहर से आए हुए, खास याद रखना दीकू वर्ड, वो दीकू उनको कहते थे ये लोग जो बाहर से आए हैं, लोगों के दरमियान हुई जंग की बातें सुनी थी। उसने जनोई पहनी थी, जो जैन लोग जनोई पहनते हैं, ठीक है, एक रस्सी होती है। नीज वैष्णव मज़हब की तबलीग और इशाअत करने वाले रुकन के हमरा काम भी अंजाम दिया था। ठीक है, वैष्णव मज़हब को फैलाने के वाले लोगों के साथ इन्होंने काम भी किया था। ठीक है, और जैसे ही वो जवान हुए उन्होंने सोचा मैं अपने समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम करूँगा। ठीक है, चलो, तो अभी हमने देखा बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 में इनकी पैदाइश हुई थी। वालिद का नाम सुगना मुंडा था, माँ का नाम कर्मी मुंडाइना था। बस बिरसा का बचपन जो है भेड़ बकरियाँ चराने में, बांसुरी बजाने में और अखाड़े के खेलों में गुजरा था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से बार बार इन्हें एक जगह से दूसरी जगह बचपन में बाप के साथ हिजरत करना पड़ी थी। ठीक है, और लेकिन हाँ, इन्होंने मिशनरी जो स्कूलें होती थी उसमें तालीम हासिल की थी। ठीक है, और इन्होंने ये भी सुना था बचपन में, या तो किसी से सुना होगा अपने वालिद से या कोई पहचान वालों से, कि पुराने ज़माने में मुंडा लोग और दीकू यानी जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके दरमियान जंग होते रहती थी। और इन्होंने अपने वैष्णव मज़हब की तबलीग भी की थी, जनोई भी पहनते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हम जैसे ही जवान हुए वो चाहने लगे कि किस तरह हमारा जो समाज है वो फलाह व बहबूदी यानी कि कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। और इसीलिए एक तहरीक से उनका नाम जुड़ा हुआ है। उस तहरीक का जो नाम है वो है उल गुलान तहरीक। तहरीक का नाम क्या है भाई, बोलो, अरे बोलो जोर से, बैठे हो खाली सब, एकदम टट्टार बैठो, चलो। हाँ, तहरीक का नाम है उल गुलान तहरीक। ठीक है, अंग्रेज़ इक़्तिदार के हामी सर्राफ यानी जो साहूकार होते थे उस वक्त, ठीक है, जो अंग्रेज़ इक़्तिदार को बढ़ाना चाहते थे, जो जागीरदार होते थे, ज़मींदार होते थे बड़े बड़े, ठीक है, इससे आदिवासियों का इस्तेसाल उरूज पर पहुंच चुका था, यानी आदिवासियों पर जुल्म हो रहा था। ठीक है, इस बात का बिरसा पर गहरा असर हुआ था, बिरसा मुंडा पर इस बात का गहरा असर हुआ था। उसके एहतजाज में, इसके विरोध में सन 1895 में एक बहुत ही बड़ी तहरीक जो चलाई गई, उल गुलान तहरीक। याद रखना, उल गुलान तहरीक जो है 1895 में चलाई गई थी, और उसकी जो क़ियादत है यानी उसकी जो लीडरशिप है वो किसने ली थी, बिरसा मुंडा ने। ठीक है, जुनूबी बिहार में छोटा नागपुर इलाके में तकरीबन 400 मुरब्बा मील के रकबे में तहरीक के असरात पाए गए। बिहार में जो छोटा नागपुर इलाका है वहाँ पर 400 मुरब्बा मील, ठीक है, 400 मुरब्बा मील के अंदर इस तहरीक के असर देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर लोगों ने विरोध किया। मुंडा लोगों का ये दावा था कि छोटा नागपुर उनका ही है, कंपनी उनके रिवायती हुकूक की तलाशी कर रही है, यानी उनके हक़ को जो है मार रही है और लाजमन बेकारी करवा रही है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने जो है लोगों को भी सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या करो बताओ, शराब नवेशी को छोड़ दो। क्या करो, शराब नवेशी को छोड़ दो और अपने घरों को साफ़ सुथरा रखो, मोहल्ले को भी। ठीक है, और उस वक्त जो एक बहुत ही ज़्यादा फैली हुई वबा थी, डायन और जादू टोने लोग करा करते थे, बोले इसको भी छोड़ दो। ठीक है, और उसने कहा, मुंडा आवाम को क्या कहा भाई, अपने माया नाज या काबिल फ़ख्र माजी, जो हमारा जो माजी है, माजी यानी कि जो पुराने में बिरसा मुंडा
ये जो मुंडा जाति के लोग फ़ख्र से जीते थे, उस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए भी इनको ललकारा। ठीक है। और एक और बात इन्होंने कही कि भाई एक ही जगह रहो। कहाँ रहो? एक ही जगह रहो। ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत अच्छी है कि बिरसा मुंडा को जो है लोग इज्जत से मानते थे। ठीक है। हाँ, तो अंग्रेज़ जो हैं ये बिरसा मुंडा की तहरीक से खौफज़दा हो गए। ठीक है। और कबायली ज़ातें जो थी वो बिरसा मुंडे की क़यादत के अंदर मुंडा राज कायम करने की ख्वाहिशमंद थी। जब ये तहरीक फैल गई तो अंग्रेज़ों ने इसमें रुकावट पैदा करने का गलत इल्ज़ाम लगाकर 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ़्तार कर लिया कि तुम सरकारी कामों में दखल देते हो, मैनेजमेंट को तकलीफ़ देते हो। लेकिन 2 साल बाद ही 1897 में बिरसा मुंडा जेल से जब बरी हुए, ठीक है, वो दोबारा अच्छे कामों में लग गए। ठीक है। और उन्होंने दीकू यानी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं और यूरोपीय अवाम हैं, उनके खिलाफ सफ़ेद झंडे वाला बिरसा राज, पहला काम क्या? बोले सफ़ेद झंडे वाला बिरसा राज, और तहरीक भी चलाई। इस तरह दोनों को मजबूत बनाया। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि सन 1900 में बिरसा मुंडा का इंतकाल हो गया और ये जो बिरसा मुंडा की जो तहरीक थी वो कमज़ोर पड़ गई। ठीक है। और फिर अंग्रेज़ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर कुछ जानने के लिए लिखा है कि बिरसा मुंडा की जो तहरीक है, ठीक है, ये एक आदर्श मिसाल के तस्वुर था। वो मजमा के लोगों को अंदरूनी और यूरोप के इस्तेसाल करने वाले अफराद से आज़ाद कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो बाहरी लोग हैं वो उनसे आज़ाद कराना चाहते थे बिरसा मुंडा। जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ वो मुंडा लोगों को नाकाबिल फ़तेह बनाना चाहते थे। इस तहरीक में ख़वातीन की भी सरगर्म हिस्सेदारी थी। देखो, लेडीज़ों ने भी ये बिरसा मुंडा जो तहरीक है उसके अंदर अपना हिस्सा लिया था। ठीक है। बहुत बार इनके ऊपर जुल्म भी हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है पूरा होता है।